नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चरर का टॉपिक है संविधान के प्रकार एवं संविधानवाद। सबसे पहले जब हम संविधान के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे उससे पहले संक्षेप में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियां और विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान विहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होती है। मानव शरीर के संदर्भ में संविधान के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे व उसकी बनावट के लिए किया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के ढांचे व गठन से होता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य है राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। और इस प्रकार राजनीति विज्ञान के जो विभिन्न विद्वान हैं, इन्होंने संविधान की जो परिभाषा है अपने अपने तरीकों से अलग अलग की है। जिस प्रकार प्रोफेसर डायसी लिखते हैं कि वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जो ब्राइस है उन्होंने संविधान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह होता है संविधान, जिनमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा संचालन होता है। और डॉक्टर फाइनर ने भी लिखा है संविधान को परिभाषित करते हुए कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। इस प्रकार ये कुछ संविधान की परिभाषाएं थी। अब हम देखते हैं संविधान के प्रकार या संविधानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो राजनीति विज्ञान के जो विभिन्न विद्वान हैं उनके द्वारा जो संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उसको दृष्टि में रखते हुए 3 आधारों पर संविधानों का वर्गीकरण किया जा सकता है। जो पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण, संविधान में प्रथाएं और कानूनों के अनुपात के आधार पे, और इसी प्रकार संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पे। तो जो पहला आधार है संविधान की उत्पत्ति के आधार पे, संविधान को 2 प्रकार होते हैं, एक तो विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान। जो विकसित संविधान है विकसित संविधान उस संविधान को कहते हैं इसकी संविधान का निर्माण संविधान सभा जैसी किसी संस्था द्वारा निश्चित समय पर नहीं किया जाता, वरन ये संविधान यानी विकसित संविधान इतिहास और विकास का परिणाम होता है। इस प्रकार के संविधान में विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय, ये इनके चलते ही इस संविधान का विकास होता है। जैसे इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था का स्वरूप और सरकार के विविध अंगों की शक्तियों के विकास के परिणाम है। इसी प्रकार निर्मित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी विशेष संस्था के द्वारा किया जाता है। निर्मित संविधान स्वाभाविक रूप से लिखित होते हैं और इस प्रकार के संविधान साधारणतः कठोर भी होते हैं। तो ये जो उत्पत्ति के आधार पे हैं संविधान के 2 प्रकार, एक विकसित संविधान, दूसरा निर्मित संविधान। अब जो दूसरा आधार है संविधान में प्रथाएं और कानूनों के अनुपात के आधार पे, यदि इस आधार पे संविधानों का वर्गीकरण करें तो एक तो होता है अलिखित संविधान, दूसरा होता है लिखित संविधान। जो अलिखित संविधान है वह उस संविधान को कहते हैं जिसमें प्रथाएं, परंपराएं
और समय समय पर न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनका महत्व अधिक होता है। ऐसे संविधानों में सरकार के स्वरूप, शासन के जो विविध अंग हैं, उनके पारस्परिक संबंध हैं और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आदि महत्वपूर्ण बातें, प्रथाएं और परंपराओं पर आधारित होती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अलिखित संविधान वह संविधान है जिसकी अधिकांश बातें किसी पत्र या लेख पत्रों के संग्रह में लिखी हुई नहीं होती है। इसी प्रकार लिखित संविधान से आशय यह है कि जिसकी अधिकांश धाराएं कानून के रूप में लेखबद्ध होती हैं। गार्नर के शब्दों में यह है कि लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए होते हैं। इस प्रकार लिखित और अलिखित संविधानों की जो भेद है उसमें ये एक भ्रम हो सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा भ्रम नहीं होता। इसी प्रकार यदि इनके गुण दोषों की बात करें तो अलिखित संविधान के भी गुण होते हैं। जैसे अलिखित संविधान में परिवर्तनशील होता है, उसमें आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं। शासन की क्रांति के से रक्षा हो सकती है। प्रगतिशील होता है, संकट काल के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि अलिखित संविधान के दोषों की बात करें तो ये अस्पष्ट होता है और अनिश्चित होता है और बहुसंख्यक दल के खिलवाड़ का क्या हो जाता है, ये साधन हो जाता है और न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना हो जाता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ होता है और जो नए नए देश स्वतंत्र होते हैं उनके लिए यह अयोग्य होता है। इस प्रकार लिखित संविधान के गुण भी हैं और दोष भी हैं। इसी प्रकार यदि हम लिखित संविधान की बात करें तो उसके भी गुण हैं और दोष हैं। जैसे लिखित संविधान के गुण क्या हैं, तो लिखित संविधान स्पष्ट होता है, निश्चित होता है, इसकी व्याख्या आसानी से की जा सकती है और अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की जा सकती है। लिखित संविधान में क्या होता है कि नागरिक अधिकारों का स्पष्टता पूर्वक उल्लेख हुआ होता है और यह स्थायित्व लिए होता है और अल्पसंख्यकों में विश्वास भी होता है। तो इसी प्रकार लिखित संविधान के कुछ दोष भी होते हैं। समय के साथ ही इसमें बदलाव नहीं होते हैं, देश के विकास में बाधक बन सकता है, क्रांति का कारण हो सकता है और अधिकारों की रक्षा हो यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिखित संविधान के भी कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं और अलिखित संविधान के भी कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो ये लिखित और अलिखित आधार था। अब हम देखते हैं लचीला संविधान और कठोर संविधान। जो लचीला संविधान है उसको सुपरिवर्तनशील संविधान की संज्ञा भी दी जा सकती है। लचीले संविधान में उस संविधान को कहते हैं जिसमें जो कानूनों में संशोधन है उसमें परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। लचीले संविधान की यह विशेषता होती है कि उस संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जो राजनीतिक प्रगति के अनुकूल हो, जो क्रांति की संभावना को खारिज कर देता है। तो इस प्रकार जो लचीला संविधान है उसमें आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं, जबकि जो कठोर संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। इस प्रकार ये संविधान के प्रकार थे, जैसे विकसित संविधान, निर्मित संविधान, अलिखित संविधान, लिखित संविधान और परिवर्तनशील संविधान या लचीला संविधान या कठोर संविधान। अब हम अध्ययन करते हैं संविधानवाद का। संविधान को अध्ययन करने के बाद में संविधानवाद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम संविधानवाद की परिभाषा करने का प्रयास करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो जब से लोकतंत्र को सर्वमान्य प्रणाली ठहराया गया है या लोकतंत्र सभी देशों में एक मान्य शासन प्रणाली के रूप में अस्तित्व में आई है, तब से विधि का शासन और संविधानवाद
इनके साथ जुड़ गए हैं। तो यदि हम संविधानवाद की परिभाषा करने का प्रयास करें तो सीधे शब्दों में कहें, सीमित शक्तियों वाला शासन ही संविधानवाद है। तो हालांकि विभिन्न विद्वानों ने इसको अनेक तरीकों से परिभाषित किया है और यह भी सत्य है कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की आवश्यकता प्राचीन काल से ही अनुभव की जाती रही है। प्राचीन काल में भी इस प्रकार के नियंत्रण की नैतिक धारणाएं, धार्मिक उपदेश, औचित्य अनुचित्य की सामान्य धारणाओं के रूप में थे। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक देश में दो प्रकार के कानून होते हैं, एक साधारण कानून होता है, दूसरा संवैधानिक कानून होता है। इस प्रकार संवैधानिक कानून होते हैं वो साधारण कानून की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होते हैं और वो शासन और शासक वर्ग को कुछ निश्चित सीमाओं में बांधे रखते हैं। इस प्रकार शासक और शासन वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही संविधानवाद है। विलियम जी एंड्रयूज एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि संविधानवाद का आशय है सीमित शासन। संविधानवाद के अंतर्गत सरकार पर दो प्रकार की सीमाएं लगाई जाती हैं। कुछ बातों के संबंध में शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है और अन्य बातों के संबंध में शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया निश्चित की जाती है। इस प्रकार संविधानवाद के दो पहलू होते हैं, स्वतंत्रता संबंधी और प्रक्रिया संबंधी। इस प्रकार सीधे सीधे शब्दों में संविधानवाद को हम परिभाषित कर सकते हैं सीमित शक्तियों वाला शासन। यदि हम विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन करें तो पिनोक और स्मिथ ने संविधानवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का ही नाम नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है और प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का भी प्रतीक है। इस प्रकार राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद अरस्तु के समय से चला आ रहा है। सेबाइन ने लिखा है कि अरस्तु के मत में संविधानवाद के तीन मुख्य तत्व थे। पहला, यह शासन जनता के या सर्वसाधारण के हित में होता है। द्वितीय, यह है कि यह विधि सम्मत शासन होता है और तृतीय, यह इच्छुक प्रजाजनों का शासन होता है। इस प्रकार हम संविधानवाद को परिभाषित कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि भाई संविधानवाद और संविधान में क्या अंतर है। तो यदि सीधे सीधे शब्दों में देखें तो दोनों में अनेक अंतर हो सकते हैं। जैसे संविधान और संविधानवाद सभी परिस्थितियों में एक नहीं होते, उनमें कुछ अंतर होता है। यदि परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है, जबकि संविधान एक संगठन का प्रतीक है। इसी प्रकार प्रकृति की दृष्टि से दोनों में अंतर किया जाए तो संविधानवाद में लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रमुखता होती है, जबकि संविधान में साधनों की सुव्यवस्था की प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार संविधान रूपी साधन के माध्यम से ही संविधानवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो जहां संविधानवाद सदैव और आवश्यक रूप से विकास का प्रतिफल होता है और वहीं वर्तमान समय में संविधान सामान्यतः किसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार औचित्य के आधार पर यदि दोनों में अंतर करें तो जहां संविधानवाद में आदर्श और विचारधाराओं की प्रमुखता होती है, वहीं संविधान का औचित्य मुख्यतः विधि के शासन के आधार पर होता है। इस प्रकार संविधान और संविधानवाद में सबसे जो प्रमुख अंतर क्षेत्र की दृष्टि से है तो संविधान की तुलना में संविधानवाद बहुत व्यापक है। इस प्रकार इन दोनों में यानी संविधान और संविधानवाद में अंतर होता है। अब हम देखते हैं संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं, जो सामान्य विशेषताएं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है। पहली विशेषता यह है कि संविधानवाद मूल्य संबंध अवधारणा है। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों, राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय हैं, जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं। यह संवैधानिक दर्शन राजनीतिक समाज को अभिजनों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार
संविधानवाद संस्कृति संबंध अवधारणा भी होती है। संविधानवाद की धारणा हर जगह उस स्थान विशेष की संस्कृति से संबंधित पाई जाती है। हर देश के आदर्श मूल्य विचारधारा उस देश की संस्कृति की ही उपज होते हैं। इसी प्रकार संविधानवाद गतिशील अवधारणा है। संविधानवाद में विशिष्ट बात यह है कि इसमें स्थायित्व के साथ साथ गतिशीलता भी पाई जाती है और यह प्रगति में बाधक नहीं बल्कि प्रगति का साधक बना रहता है। इसकी गतिशील प्रकृति अति आवश्यक है क्योंकि समय के साथ साथ मूल्यों में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार संविधानवाद एक समभागी अवधारणा है। एक राष्ट्र के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। इसी प्रकार संविधानवाद साध्य से संबंधित अवधारणा है। संविधानवाद मूलतः साध्यों से संबंधित अवधारणा है। वह साधनों की पूर्णतः अवहेलना नहीं कर सकता, फिर भी संविधानवाद में मुख्य लक्ष्यों का ही समावेश होता है। इसी प्रकार संविधानवाद संविधान पर आधारित अवधारणा है। सामान्य परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज में मूल्यों और गंतव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख होता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है। ये कुछ विशेषताएं थी। अब हम संविधानवाद के जो प्रमुख लक्षण हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं। तो पहला जो संविधानवाद का लक्षण है वो है संविधान। यद्यपि संविधान का अस्तित्व संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन यह तथ्य है कि संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता। संविधान संविधानवाद के लिए आधारशिला प्रस्तुत करता है। संविधानवाद शासन शक्तियों को सीमित करने की संस्थागत व्यवस्था है और यह संस्थागत व्यवस्था संविधान की ही देन होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से संविधान के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी संविधान संविधानवाद का प्रमुख लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है संविधानवाद का है वह जनता के प्रति उत्तरदायी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। हमने लोकतंत्र को ही संविधानवाद का आधार स्तंभ माना है। साम्राज्यवादी देश संविधानवाद का कभी भी आधार नहीं बन सकते क्योंकि संविधानवाद का आशय ही सीमित शक्तियों वाला शासन है। तो साम्राज्यवादी देशों को संविधानवाद की श्रेणी में नहीं रख सकते। संविधानवाद के लिए आवश्यक है कि शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो और लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित हो। और तीसरी जो विशेषता इसकी ये है विधि का शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रणों की व्यवस्था। तो अरस्तु के समय से यह विचार मान्य है कि आदर्श राज्य में सर्वोच्चता की स्थिति किन व्यक्तियों की न होकर विधियों की होनी चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि विधि का शासन संविधानवाद की पृष्ठभूमि तैयार करता है, क्योंकि शक्ति भ्रष्ट करती है, लेकिन उस पर यदि नियंत्रण हो तो वह शासन संचालन का एक साधन बन जाती है। इसी प्रकार जो शासन शक्ति है उन पर नियंत्रण हो, जैसे आपस में जो सरकार के अंग हैं एक दूसरे से नियंत्रित हों और संतुलित हों। इसी प्रकार संविधानवाद में मूल अधिकारों की व्यवस्था होती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी उल्लेख होता है। संविधानवाद की जो अवधारणा है, विचारधारा है, उसमें मूल अधिकारों की व्यवस्था की जाती है और प्रत्येक नागरिक के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जिसके द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर देता है। और यदि इन अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह न्यायपालिका में जा सकता है। न्यायपालिका उसके अधिकारों की मुख्य संरक्षक की भूमिका अदा करती है। इस प्रकार संविधानवाद में मूल अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख होता है। इसी प्रकार संविधानवाद का एक लक्षण यह है कि शक्तियों का इसमें विभाजन होता है, विकेंद्रीकरण होता है। जो शासन से संबंधित अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, उनमें शासन की शक्तियां आपस में बटी होती हैं। उनमें अलग अलग शक्तियां अलग अलग अंगों के पास होती हैं और उनमें ये शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है, जिससे क्या होता है कि नागरिकों के, मनुष्यों के स्वतंत्रताएं और अधिकार सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार शासन शक्ति का
केंद्रीकरण न करके विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। इस प्रकार ये कुछ लक्षण हैं संविधानवाद के।